हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोड टू डिफेंस। आई एम पायल चौरसिया और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, इससे पहले हम जो हैं दो टॉपिक्स अपने डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले तो हमने इंट्रो देख लिया था। इंट्रो क्या था कि जो हमारा 14 जुलाई 1789 को जो इवेंट हुआ था वो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया था। एंड देन उसके बाद हमने देखा जो फ्रांस था, फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, फ्रांस का जो राजा कौन था, फ्रांस का राजा कौन था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, एंड देन हमने देखा फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड देन थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को कुछ प्रिविलेजेस मिली हुई थी बाय बर्थ, एंड आफ्टर दैट थर्ड स्टेट की क्या हालत थी वो हमने देखी। एंड अब हम ये देखेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द स्ट्रगल टू सर्वाइव मतलब वहाँ के जो लोग थे ना उनको अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, स्ट्रगल करना था सर्वाइव करने के लिए, स्ट्रगल करना पड़ रहा था सर्वाइव करने के लिए। अब जो फ्रांस था, फ्रांस में जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया था। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है, जहाँ सब्सिस्टेंस क्राइसिस वो होता है जहाँ पे हमारी बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है ना वो भी खतरे में पड़ जाए। बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या होती हैं, लाइक जो चीज़ें हमें साधारणतः जो चीज़ें हमें जीवन यापन करने के लिए चाहिए उन्हें हम क्या कहेंगे, बेसिक मीन्स। कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो गई पता है, लेकिन आप समझ जाओ। मतलब सिंपली अगर मैं समझाऊँ तो रोटी, कपड़ा और मकान की चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए जीवन जीने के लिए। वहाँ के लोगों को उस समय पे इन चीज़ों की भी जो है किल्लत हो गई थी। ये भी चीज़ें उनकी जो थी वो खतरे में पड़ गई थी। आपकी एनसीईआरटी की बुक में सब्सिस्टेंस क्राइसिस बहुत अच्छा वर्ड एक्सप्लेन किया गया है वहाँ की सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए, एंड इसकी बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं। एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन पे पहुंच जाना जहाँ पे हमारी जो बेसिक मीन्स हो लाइवलीहुड की, जीवन जीने की जो बेसिक मीन्स हो वो भी जो है खतरे में पड़ जाए। ठीक है, आई होप आपको सब्सिस्टेंस क्राइसिस समझ में आ गया। अब हम ये देखेंगे जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस आया क्यों था। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्यों आया था, ऐसा क्या हो गया था, मतलब इसके कुछ रीजंस बताओ। आपके ना एग्ज़ाम में 3 नंबर में या फिर 3 मार्कर में या फिर 4 मार्कर में ये सवाल पूछा जा सकता है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्यों आया था फ्रांस में, उसके कुछ रीजंस बताइए, उसके कुछ रीजंस बताइए। एंड सब्सिस्टेंस क्राइसिस की एक सेपरेट डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है 1 मार्कर 2 मार्कर में। तो सबसे पहला तो रीज़न है हमारा पॉपुलेशन। वहाँ पे जो है पॉपुलेशन अचानक से पॉपुलेशन बढ़ गई थी, अचानक से तो नहीं। 23 मिलियन थी हमारी 1715 में, आफ्टर दैट 28 मिलियन हो गई 1789 में। ठीक है, अब आप कहेंगे पॉपुलेशन 23 से 28 मिलियन हो गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज तो हर साल 1-2 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ जाती है, लेकिन उस समय बड़ी बात थी, उस समय बड़ी बात थी। 23 मिलियन थी 1715 में, 28 मिलियन हो गई हमारी 1789 में। अब आप इससे क्या समझ सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ी तो जो लोग बढ़े तो लोगों ने खाने की डिमांड करी, रहने के लिए जगह की डिमांड करी। इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स की जो डिमांड थी ना वो बढ़ गई, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन उतना का उतना ही था, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा था। लोग मांग रहे थे और खाना, लेकिन समझ रहे थे खाना उतना ही था। एक तरह से हम इस तरह से समझ रहे थे, खाने की डिमांड तो बढ़ गई लेकिन खाना उतना ही था। एंड आफ्टर दैट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड। अब जो फूड ग्रेन्स है ना, जो खाना था उसकी जो प्राइस है वो बढ़ गए। मुझे लगता है अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं समझाती हूँ दोबारा। लाइक देखो, 1 मार्कर है हमारे पास, ठीक है, 1 मार्कर है, यहीं पे 10 टीचर आ जाते हैं हिस्ट्री पढ़ाने आपको। अब 10 टीचरों को सिर्फ 1 ही मार्कर है। अब क्या होगा, डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन एक ही है, डिमांड ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन यही है, एक ही है। ठीक है, अब प्राइस कैसे बढ़ेंगे, अब जो टीचर ज़्यादा पैसे देगा वो ये मार्कर ले जाएगा, इसके प्राइस बढ़ गए। ठीक है ना, देखो पहले तो इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, सबसे पहले तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, समझ लो टीचर्स ज़्यादा हो गए स्पेंड के लिए, एंड आफ्टर दैट डिमांड बढ़ गई, टीचर ज़्यादा हो गए, मार्कर एक ही है तो इसकी डिमांड बढ़ गई, हो गया सेकंड पॉइंट भी। उसके बाद है प्रोडक्शन उतनी की उतनी ही है, एक ही है। उसके बाद इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, इंक्रीज इन द प्राइस बढ़ गई, मतलब अब इतने सारे टीचर्स हैं एक ही, अब जो टीचर ज़्यादा पैसे देगा वही मार्कर ले जाएगा। उसके बाद है वेजेस आर वर फिक्स्ड, सबकी जो वेजेस है ना वो इक्वल, वो फिक्स्ड थी, वेजेस में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, वेजेस उतनी की उतनी, जितना वो पहले कमा रहे थे उतना ही आज भी कमा रहे हैं। पर क्या फ़र्क है, पहले प्राइसेस ठीक थे लेकिन अब क्या है, प्राइसेस बढ़ गए, वेजेस वर फिक्स। अब जो लोग गरीब नहीं थे वो भी गरीब हो जाएंगे ना, क्योंकि जो प्राइस है फूड ग्रेन्स के वो तो बढ़ गए हैं इस वजह से। एंड उसके बाद कभी कभी जो प्रोडक्शन है ना, कभी कभी प्रोडक्शन होता ही नहीं था, प्रोडक्शन जो जो क्रॉप्स होती थी वही ख़राब हो जाती थी। सबसे ज़्यादा तो ठंड के सीज़न में देखने को मिलता था। एंड देन उसके बाद ड्रॉट और हेल रिड्यूस हार्वेस्ट, ड्रॉट और हेल रिड्यूस हार्वेस्ट ऐसे है। ठीक है,
मतलब बाढ़ आ जाती थी, कभी कभी सूखा पड़ जाता, उस वजह से क्या था, कभी जो क्रॉप फसल उगती ही नहीं थी, हार्वेस्टिंग जो पूरी कम हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी इस वजह से। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से जो क्या था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आया था। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वहाँ पे लोगों को अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष कैसे करना पड़ रहा था। सबसे पहले पॉपुलेशन बढ़ गई तो डिमांड बढ़ी, लेकिन प्रोडक्शन नहीं था, नहीं इतने पैसे थे, वेजेस उतनी ही थी, और उसके बाद प्राइस भी बढ़ गए फूड ग्रेन से, कि ये सब देखा हमने। एंड इसके बाद अब हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। मतलब जो मिडिल क्लास, मतलब जो थर्ड स्टेट था ना, थर्ड स्टेट को सो कॉल्ड लोअर स्ट्रेटा कहा जाता था। तो थर्ड स्टेट में जो एक ग्रुप आएगा, जो ग्रुप होगा, एक ग्रुप उभर के आएगा जो पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, प्रॉस्पिरियस होगा, वो हम अगले टॉपिक में देखते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। मुझे बताइए, थोड़ा सा राइमिंग जैसा बन गया ना, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। ठीक है, तो अब हम मिडिल क्लास देखेंगे। मिडिल क्लास क्या होती है, मिडिल क्लास कहाँ से आ गई, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज तो थी ये, मिडिल क्लास कहाँ से आ गई ये हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी फटाफट सारा सा हम जो है अगर रिकैप रिमाइंड करें तो क्या क्या है। सबसे पहले हमने समझा कि फ्रांस का जो राजा है, फ्रांस का राजा कौन था, फ्रांस का राजा कब बना था, 774 में वो राजा बना था जब 20 साल का था। ठीक है, उसने फिर शादी कर ली ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से। उसके बाद हमने देखा जो फ्रांस की जो फेडरल सिस्टम चला रहा था फ्रांस में, एंड देन फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड देन थर्ड स्टेट में बटी हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि जो फ्रांस का जो राजा था लुई 16, उसका ट्रेजर एम्प्टी क्यों था, उसके कुछ रीजंस मैंने बताया। उसके बाद देखा हमने द स्ट्रगल टू सर्वाइव, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया था, जहाँ पे हमारी फ्रांस की जनता की जो है बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी एंडेंजर, वो भी खतरे में थी, उनकी बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। और अब हम देखेंगे जो ग्रोइंग मिडिल क्लास उभर के आई। अब मुझे पता है थोड़ा सा आपको सब कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा होगा, लेकिन अभी इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सब कुछ समेट लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मिडिल क्लास क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा था थर्ड स्टेट क्या है, थर्ड स्टेट पे एक तरह से बहुत सारे अत्याचार करे जाते हैं। एक तो उन्हें टैक्स भी पे करना पड़ रहा था, फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ गई थी। उसके बाद थर्ड स्टेट को मतलब एकदम नीचे तबके का मान लिया गया था, उनको कोई अधिकार नहीं दिए गए थे ज़्यादा। तो थर्ड स्टेज में से ही एक ग्रुप होता है जो प्रॉस्पिरियस हो जाता है, एक वही ग्रुप जो है मिडिल क्लास बनता है, मिडिल क्लास कहते हैं। वो थर्ड स्टेज का ही एक ग्रुप होता है, वो क्या होता है देखते हैं। अ सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट बिकेम प्रॉस्पिरियस मतलब थर्ड स्टेट का जो एक सेक्शन है उसके पास पैसा आ गया है, वो अमीर हो गए हैं, वो पैसे वाले हो गए हैं। ठीक है, और सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट बिकेम प्रॉस्पिरियस, और जो थर्ड स्टेट का जो सेक्शन है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो प्रॉस्पिरियस हो गए हैं, जो पैसे वाले हो गए हैं, जिनके पास पैसा आ गया है, उन्हीं को हमने क्या कहा है, मिडिल क्लास। ठीक है, उन्हीं को हमने मिडिल क्लास कहा है। अब मिडिल क्लास पे इन लोगों में कौन कौन लोग आते थे, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर, डॉक्टर्स, ये सब कहाँ आते थे, मिडिल क्लास। ये लोग थर्ड स्टेट के ही थे, लोअर स्टेटा के ही थे, लेकिन ये लोग इन्होंने थर्ड स्टेट में से एक ग्रुप बना लिया मिडिल क्लास नाम का। अब इनके पास पैसे कैसे आए, इन लोगों के पास पैसा आया ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। इन्होंने जो है गुड्स को एक देश से दूसरे देश ट्रेड करके गुड्स को बना के, मैन्युफैक्चरिंग करके, इंडस्ट्रीज लगा के इन्होंने पैसा कमाया और ये प्रॉस्पिरियस हो गए। अब जो है ना मिडिल क्लास, थर्ड स्टेट के जो कुछ लोग थे उनके पैसा आ गया। अब उन लोगों ने शुरू करी एजुकेशन। ठीक है, अब उन लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, हम नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, जो मर्चेंट ट्रेडर्स वगैरह थे, लॉयर्स थी। अब दे बिकम एजुकेटेड एंड मेरे पता है टीचर हमेशा कहा करते थे कि एजुकेशन ना उस शेरनी का दूध है, जिसने भी दूध पिया ना वो हमेशा दहाड़ा है। तो उसी तरह जो थर्ड स्टेट के कुछ लोग जो थे मिडिल क्लास जो थे वो एजुकेटेड हो गई थी। अब उनके पास आइडिया हो गया, तो वो सोचने लगे कि जो सारी पावर्स है वो मोनार्क के पास ही क्यों हो, वो सारी पावर्स राजा के पास ही क्यों हो। उनके भी दो हाथ है, उनके भी दो पैर है, हमारे भी दो हाथ है, हमारे भी पैर है। वो राजा भी सोचता है, हम भी सोचते हैं, हमें क्यों थर्ड स्टेट में रखा है, हमें कितना लोअर स्टेट बना के रखा है, हमें ही क्यों टैक्स देने पड़ रहे हैं। ये सब अब आइडियाज़ डेवलप होने लगते हैं। अब एजुकेशन आ गई भाई, एजुकेशन। उसके बाद है उन्होंने क्या आइडिया, उन्होंने जो है मिडिल क्लास वाले जो लोग थे, थर्ड स्टेट के जो लोग थे, उन्होंने किस चीज़ को अपोज किया। उन्होंने पहली बात तो ये कही कि दे बिलीव दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। उन्होंने
ये आइडिया दिया कि जो कोई भी ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप सोसाइटी का सभी को समान मानना चाहिए, किसी के पास भी एडिशनल राइट्स, कोई भी प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं होने चाहिए, मेरिट के तौर पर दिए जाने चाहिए, जो जितना काबिल है उस काबिल दिए जाने चाहिए, ना कि बाय बर्थ दिए जाने चाहिए कि क्लर्जी में जो पैदा हुआ क्लर्जी, फिर नॉबिलिटी एंड देन थर्ड एस्टेट, ऐसे डिवीज़न नहीं करना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। एंड उन्होंने क्या डिमांड की, दे डिमांडेड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज़। उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी की मांग करी जहाँ पे फ्रीडम हो, इक्वल लॉज हो और अपॉर्चुनिटीज़ हो, ठीक है। उन्होंने ऐसी सोसाइटी की डिमांड करी जहाँ पे मतलब आज़ादी हो थर्ड एस्टेट की। अब आप लोग ये सोचो, थर्ड एस्टेट के लोग थे, उनके पास प्रॉस्पेरियस हो गए, पैसा आ गया, एजुकेटेड हो गए, एजुकेटेड होने के बाद उन्होंने आइडिया उन्होंने अपनी बातें भी सामने रखी, उन्होंने अपनी डिमांड्स भी सामने रखी। अब इनके पीछे किसी का तो आइडियाज़ होंगे ना, उन्हें हम कहते हैं ये आइडियाज़ जिनके थे ना उनको हम कहते हैं फिलोसफर्स। 3 फिलोसफर्स के नाम दिए आपकी बुक में, जॉन लॉक, जीन जैक रोसो एंड मॉन्टेस्क्यू। ये 3 फिलोसफर्स थे। इन्होंने जो है बहुत सारे अपने आइडियाज़ दिए कि थर्ड एस्टेट वाले लोगों के लिए थर्ड एस्टेट की इंपॉर्टेंस भी बताई। तो इन तीनों फिलोसफर्स के बारे में हम इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। एंड ये जो तीनों फिलोसफर्स हैं ना, इनको आपको अच्छे से इन्होंने जो बुक्स लिखी, इनके जो आइडियाज़ थे उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आपसे ये 1 मार्कर में या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इससे पहले हमने देख लिया कि जो थर्ड एस्टेट था, थर्ड एस्टेट में से एक ग्रुप मर्ज होकर आया जो था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ने अपनी कुछ डिमांड्स को आगे रखा कि जो राइट्स हैं वो बाय बर्थ नहीं मिलने चाहिए, और फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। अब ये जो मिडिल क्लास ने ये सारी बातें कही, ये भी तो किसी का आइडिया से इंस्पायर्ड हुए होंगे। जो ये लोग थे, वो मिडिल क्लास के जो लोग थे वो कुछ फिलोसफर से इंस्पायर्ड हुए थे। फिलोसफर्स कौन होते हैं? जो मतलब एक अच्छा सा आइडिया देते हैं, कोई ऐसा आइडिया जो सोसाइटी में चेंज ला सके, ऐसा आइडिया देते हैं। आप भी फिलोसफर बन सकते हैं, कोई अच्छा सा आइडिया निकालिए, कोई अच्छी सी साइंस की खोज वोज कीजिए, फिलोसफर बन जाएंगे, ठीक है, जस्ट ओके। एंड आफ्टर दैट ये जो फिलोसफर्स है ना, इन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए रिगार्डिंग इक्वालिटी और फ्रीडम और इक्वालिटी के रिगार्डिंग जो है बहुत सारे आइडियाज़ दिए। कौन कौन से फिलोसफर थे? जॉन लॉक, जीन जैक रोसो एंड मॉन्टेस्क्यू आपका बाद में है, लेकिन मैंने आपको एक साथ ही रख दिया है, जिससे कि आपको जो आप अगर आंसर फ्रेम करें तो वो सेपरेटली अच्छे से फ्रेम हो जाए। जो जॉन लॉक थे, जो फिलोसफर थे, इन्होंने एक बुक लिखी है, 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। ये बुक लिखी है इन्होंने इस बुक में कहा है, रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। इन्होंने इस बुक में कहा है कि जो सारी पावर है किसी एक मोनार्क के, किसी एक इंसान के हाथों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान के हाथ में होगी ना तो उस पावर का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। इसलिए उनका अपोज किया है, किसका? डॉक्ट्राइन का। और डिवाइन मतलब जो सभी पावर्स हैं किसी एक इंसान के हाथ में नहीं होनी चाहिए, किसी एक मोनार्क के हाथ में नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी होनी चाहिए तो सबकी होनी चाहिए, सरकार सभी की होनी चाहिए, सबको इक्वल माना जाना चाहिए सोसाइटी में। अगला है जीन जॉक रोसो, जो भी आई थिंक मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है। इन्होंने जो है एक बुक लिखी थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने इस बुक में कहा था, इन्होंने इस बुक में इक्वल वोट और डेमोक्रेटिक राइट की डिमांड की थी। इक्वल वोट मतलब सभी इंसानों को, सभी लोगों को जो है ना, हर स्टेट एक 1 स्टेट एंड 1 वोट रख रखा था, लेकिन इन्होंने डिमांड करी कि इक्वल वोट होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट्स होनी चाहिए सबके पास, ठीक है। आप इनके बुक का नेम अच्छे से याद कर लीजिएगा। जिससे जीन जॉक रोसो जो थे, उन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी थी। आपसे 1 मार्क में या MCQ में पूछा जा सकता है कि जीन जैक रोसो ने कौन सी बुक लिखी थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला है मॉन्टेस्क्यू एक फिलोसफर थे। इन्होंने कौन सी बुक लिखी? द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसमें इन्होंने बात करी पावर के डिवीजन की। जैसे कि हमने देखा, जो सारी पावर थी वो एक ही इंसान के हाथ में थी, मोनार्क के राजा के हाथ में थी। फ्रांस का राजा कौन था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ओके। फ्रांस का राजा जो था उसी के बाद सारी पावर थी, तो उन्होंने उसका अपोज किया। उन्होंने कहा कि जो राइट्स होने चाहिए वो डिवाइडेड होने चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर का डिवीजन होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच। कहाँ पे? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव जो उस लॉ को एग्जीक्यूट करे, और जुडिशरी जो सबको संभाले, ओके। तो ये कुछ फिलोसफर्स थे। अब इसके बाद हम देखेंगे जो फ्रांस जो है, फ्रांस में संविधान। अब देखो, थर्ड स्टेट हमारा पढ़ा लिखा हो गया, थर्ड स्टेट में मिडिल क्लास इमर्ज हो गई है। अब हम देखेंगे आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन कैसे आता है, इसके अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।